गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सपोजर कंडीशंस पढ़ी थी। ठीक है, मिनिमम क्लियर कवर पढ़ा था जिसको हम नॉमिनल कवर भी बोलते हैं। और हमने ये डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस के लिए हमने मिनिमम नॉमिनल कवर को पढ़ा था। जैसे हमारा माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, सीवियर हो गया, वेरी सीवियर हो गया, एक्सट्रीम हो गया। मेंबर्स हमारे अलग अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग मेंबर्स के लिए हमको अलग अलग क्लियर कवर प्रोवाइड कराना पड़ता है, याद रखना है। तो कभी कभी सीधे क्वेश्चन आएगा, इन मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन व्हाट इज द मिनिमम नॉमिनल कवर। क्या आंसर होगा? 30 mm। ठीक है, 30 mm। बाकी मैंने आपको कंडीशन बताई थी, माइल्ड मॉडरेट कैसी होती है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था मिनिमम ग्रेड पीसीसी में, आरसीसी में, मिनिमम सीमेंट कंटेंट पीसीसी में, आरसीसी में, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो पीसीसी में, आरसीसी में अलग अलग है। ये आपको पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर साइज ऑफ बार या डाया ऑफ बार अगर 12 mm है या 12 mm से कम है, तो नॉमिनल कवर में बी रिड्यूस बाय 5 mm अब वैल्यू। अब वैल्यू यहाँ पर वैल्यू लिखी थी, इन्हीं को यहाँ पर क्या किया, 5 5 कम कर दिया, वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर हमने ये समझा था इफेक्टिव कवर क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है इफेक्टिव कवर। ठीक, और आपका जो क्लियर कवर है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो भी हमारी वाटर में इम्प्योरिटीज होती है उनकी परमिसिबल लिमिट क्या होती है। परमिसिबल लिमिट हमने क्लोराइड की पढ़ी। ठीक है, पीसीसी में कितनी है, 2000 है, आरसीसी में कितनी है, 500 है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर भी लिखा होता है, इसकी होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर। आईएस कोड याद रखना 3025। पार्ट 18 की बात याद रखना। इनऑर्गेनिक मैटर या कंपाउंड की बात करेंगे 3000 मिलीग्राम पर लीटर। सल्फेट की बात करेंगे 400 मिलीग्राम पर लीटर। और सस्पेंडेड मैटर की बात करेंगे 2000 मिलीग्राम पर लीटर। फिर हमने यूनिट वेट ऑफ आरसीसी की बात की थी। ठीक है, और हमने ये पढ़ा टेंसाइल स्ट्रेसेस किस किस तरीके से अराइज हो सकते हैं, जैसे फ्लेक्सुरल की वजह से, मतलब बेंडिंग की वजह से, जो हमने डिस्कस किया था। ठीक, फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि डिफरेंस बिटवीन आरसीसी एंड पीसीसी। आरसीसी क्या होता है, एक हिसाब से आपने जब सीमेंट कंक्रीट में स्टील या आपने रिंफोर्स कर दिया किसी भी फाइबर से, तो उसको हम बोल देंगे क्या, रिंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी में क्या था, पीसीसी में टेंसाइल स्ट्रेंथ कम थी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक थी। टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन था, 1/10। ठीक, उसके बाद ये हमारा जो मटेरियल था, ये हमारा एक ब्रिटल मटेरियल था। ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो वार्निंग नहीं देता है फेल होने से पहले। तो ये हमने कल पढ़ा। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। अब आज क्या पढ़ेंगे, देखो, पहले कुछ एक कोड है, वो मैं आपको लिखवा लेता हूँ। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात करनी है। ठीक है, कुछ हमारे आईएएस कोड हैं, पहले दिन में लिखे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आईएएस कोड 10262, एक ये कोड आ गया। ठीक है, उसके बाद किसके बारे में होता है देखते हैं। आईएएस कोड 432, 432। आईएएस कोड 1786। आईएएस कोड 1566। आईएएस कोड 2062। देखो, जो पहला वाला है 10262, ये रिकमेंड करते हैं जब भी आपको कंक्रीट का मिक्स डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए रिकमेंडेड गाइडलाइंस है। ठीक है, तो रिकमेंड्स गाइडलाइंस, गाइडलाइंस
लाइन्स फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। दूसरा जो कोड है 432, 432 याद रखना है, पार्ट वन में लिखा है। माइल्ड स्टील इन जनरल आपको याद रखना है, माइल्ड स्टील की बात, एंड मीडियम जो टेंसाइल, मीडियम टेंसाइल स्टील बार, स्टील बार कंफर्म। आईएस कोड 1786 1786, ये किसके लिए है? याद रखना आपको, HYSD के लिए। ठीक है, HYSD मतलब हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। आईएस कोड 1566 किसके लिए? आईएस कोड 1566 है हैंड ड्रॉन स्टील वायर। ठीक, लास्ट हमारा याद रखना आईएस कोड 2062 किसके लिए है? ग्रेड ए, ग्रेड ए स्ट्रक्चरल स्टील के लिए, स्ट्रक्चरल स्टील के लिए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कोड्स हमको याद करने हैं, ये लिखते रहने हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है HYSD के लिए कौन सा कोड है? 1786। आईएस कोड माइल्ड स्टील के लिए कौन सा होगा? कौन सा होगा माइल्ड स्टील के लिए? 432। 10262 किसके लिए होगा? आपको याद रखना है, आपका जो कंक्रीट मिक्स है उसकी जो डिजाइन जब करते हैं तो गाइडलाइन सब इस कोड से लेते हैं। जो स्ट्रक्चरल स्टील है, जो स्ट्रक्चर्स में हम स्टील यूज कर रहे हैं उसकी बात करेंगे, तो आईएस कोड 2062 है। हैंड ड्रॉन स्टील वायर कोड के लिए जो कोड है वो आपको याद रखना है, 1566 है। तो 1566 ये याद रखना है। ठीक है, तो ये कोड ही है, याद रखना है। ठीक है, अब कुछ चीजें समझेंगे हम। देखो, एक कॉन्सेप्ट है, उसको चलो मैं बाद में रिलेट कर लूंगा। ठीक है, इसको मैं इधर एक पेज, ठीक है, इधर एक पेज को ऐड करके वो मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा। लेकिन पहले अभी हमको देखो, अभी हमको समझना है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, कंक्रीट हमको पता है क्या होता है। पीसीसी की बात करें चाहे हम, ठीक है, प्लेन कंक्रीट की बात करेंगे, ठीक है, तो हम जो कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है, तो जो भी आप कंक्रीट क्या करते हो, बनाते हो, है ना? कैसे बनाते हैं कंक्रीट, वो हमको पता है। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट क्या होता है? बाइंडिंग मटीरियल मतलब सीमेंट प्लस सैंड प्लस ग्रेवल प्लस, है ना? तो कंक्रीट है, कंक्रीट यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। अब इसकी हमको स्ट्रेंथ बतानी है। हमने बोला कंक्रीट जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में ठीक है, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या है? ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम इसकी निकालेंगे। बात कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की वीक होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशन है? टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 1/10 ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या आप ऐसे बोल सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 10 टाइम्स देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो ज्यादा है। अब हम करते क्या है, जब भी हम ये कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे आपको याद रखना है। आप क्या करते हो, कंक्रीट जो आपने ये मिक्सचर बनाई, ये पेस्ट जो आपने बनाई, इस मिक्सचर की आप क्या करते हो, इस तरीके की जो भी आपकी पेस्ट बन जाएगी, यहां से क्या करते हो आप, इनसे क्यूब बनाते हैं, इन जनरल क्यूब बनाते हैं। क्या करते हैं? इन जनरल क्यूब बनाते हैं, जिसका साइज कितना होता है क्यूब का?
मान लो जैसे एक आपने ये क्यूब बनाया, ठीक, ये आपने क्यूब बनाया, ये 150 आ गया, ठीक, ये भी 150 आ गया, और ये भी 150 आ गया। मतलब आपने जो क्यूब का साइज बनाया वो कितना कितना बनाया, 150, 150 और 150, ठीक। इन जनरल क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो कितना होगा हमारा, 50 × 50। तो आप क्या करते हो, जब भी आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है कंक्रीट की, वो कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, एक कंक्रीट का क्यूब बनाते हैं जिसका साइज होता है 150 mm, ठीक। फिर इस क्यूब को 28 दिन तक क्या करते हैं, 7 दिन के बाद भी कर सकते हैं, 3 दिन के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल 28 दिन तक हम इसको क्योर करते हैं। क्योरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सीटीएम, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हम क्या करते हैं, इसको, इसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए वहां पर हम इसको डाल देते हैं। फिर ऊपर से वो आपने देखा होगा, सीटीएम मशीन अगर देखी होगी, तो सीटीएम मशीन में क्या करते हैं हम, इसको ऊपर से लोड लगाते हैं। तो किस लोड पर आपका ये जो क्यूब है, जो कंक्रीट से बना है, 28 दिन पर जिस पे चेक कर रहे हो, तो कितने लोड पर फेल होता है, डिवाइड कर लेंगे बाय एरिया। एरिया हमको पता है, तो लोड बाय एरिया करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्योंकि लोड कैसा है, कंप्रेशन में होगा, तो आपको स्ट्रेस पता चल जाएगा, कौन सा, स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम स्ट्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ, क्या बोल देते हैं, कंक्रीट बोल देंगे। तो सीटीएम मशीन आपने याद रखना है, ठीक। कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ है किसमें निकालते हैं, ठीक है, किसमें निकालते हैं, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, टेस्टिंग मशीन, ये याद रखना। बाकी इसकी जो थ्योरी है वो मैं लिख लूंगा, ठीक। अब क्या करते हैं, जो क्यूब है उनको आप साइड पे बनाते हो, है ना, तो जितना अच्छा आपका क्वालिटी पे कंट्रोल होगा, उतनी अच्छी स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी, ठीक है। एक चीज याद रखनी है कि अगर हम बात करेंगे, जैसे सैंपल बनाते हैं यहाँ, तो एक सैंपल में आपको याद रखना है कितने क्यूब्स होते हैं, एक सैंपल में कितने क्यूब्स होते हैं, 6 मान लो, कितने होते हैं, एक सैंपल में कितने क्यूब होते हैं, 6 क्यूब। और इन 6 क्यूब में से 3 क्यूब्स जो होते हैं, उनको आप क्या करते हो, 7th डे पे उनको सीटीएम मशीन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल देते हो। जो बाकी रिमेनिंग 3 क्यूब्स बचे, रिमेनिंग रिमेनिंग 3 क्यूब्स जो हैं, जो 3 क्यूब्स हैं, उसको हम 28 डेज पे क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। और जो 28 डे पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, बाद में हम उसी को कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, और किस मिक्स की जो स्ट्रेंथ है उसको हम करेक्टरिस्टिक बोलेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी इतना याद रखना, ठीक। तो ये जो हमने 3 क्यूब्स की 28 डेज पे क्या निकाली, स्ट्रेंथ निकाली, तो आप 7वें दिन पर भी टेस्ट कर सकते हो। 3 क्यूब लिया आपने, एक सैंपल में 6 क्यूब है, 3 को आपने 7 दिन पे क्या कर दिया, सीटीएम मशीन में टेस्ट कर दिया, और आपने रिमेनिंग 3 क्यूब का 28 दिन पे कर दिया। और आपने ये याद रखना है कि 28 दिन पर जो हमने क्या निकाली, स्ट्रेंथ निकाली, उसको क्या बोल रहे हैं, उसको क्या बोले, 28 दिन पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, 28 दिन पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये आपको याद है, ठीक। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो ये आप सीटीएम में क्यूब बनाते हो, इस क्यूब की जगह आप क्या कर सकते हो, इस क्यूब की जगह आप सिलेंडर भी सिलेंडर भी मतलब सिलेंडर की फॉर्म में भी आप कंक्रीट को बना के सीटीएम मशीन में क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको इन जनरल ऐसे लिखते हैं, कॉम्प्रेसिव टेस्ट आप कर रहे हो किसमें, सीटीएम में, बाय
यूजिंग सिलेंडर। जो मैंने ऊपर बात की आपको, वो मैंने क्यूब्स की बात की, क्यूब्स की बात की। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखो, जैसे आपने ये एक सिलेंडर ले लिया, मान लो सिलेंडर लिया, यहां से आपने ये इस तरीके का सिलेंडर देख लिया। अब जो इसकी जो हाइट है, ये हाइट है, ये कितनी होती है याद रखना, 300 है इन जनरल जो लेते हैं। और जो इसका डाया होता है, ये जो डाया है, ये होता है 150 mm। क्यूब का साइज हमने 150 लिया। लेकिन अब जो बात कर रहा हूँ सिलेंडर की, ये सिलेंडर का यूज करके, ये कंक्रीट का सिलेंडर बनाया पूरा, तो इसका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। और आपको एक चीज बता दूं, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में एक तो सिलेंडर से निकाली, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मैंने एक बार क्यूब बना के मैंने फिर 28 डेज पे क्या की, स्ट्रेंथ निकाली। अगर आपको कोई बोलेगा एक्चुअल कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्यूब से मिलती है या सिलेंडर से मिलती है, आपने बोला सिलेंडर से मिलती है, मतलब मान लो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है अगर M30, कंक्रीट की स्ट्रेंथ है ना, तो अगर मैं क्यूब का यूज करके निकालूंगा, अगर मैं क्यूब का यूज करके निकालूंगा, मान लो आ गई 32, 32 की जगह 34 मान लो। और अगर सिलेंडर की बात करूंगा, तो सिलेंडर की वैल्यू कितनी ये देगा, 31। हाँ, बिल्कुल, ये क्यूब से जो भी आप स्ट्रेंथ निकाल रहे हो कंक्रीट की, वो ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा होती है देखेंगे, 25% ज्यादा है जो भी है। और समझाने के लिए, सिलेंडर से जो हमने स्ट्रेंथ निकाली वो कम है, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है कंप्रेसिव कंक्रीट की, उसके पास वैल्यू आ रही है। तो ये आपको याद रखना है, बाय यूजिंग सिलेंडर व्हेन यू आर फाइंडिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट एज कंपेयर टू क्यूब। ये बात सही है कि जब आप ट्यूब बनाकर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हो कंक्रीट की, वो ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू सिलेंडर। वो बात अलग है। अब ये क्यों होता है, ये भी थोड़ा देख लेंगे, क्यों होता है। ठीक है, क्यों होता है, पहले आपको मैं एक दो चीज बता देता हूँ। तो लॉन्ग कितना लिया आपने सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन बनाया आपने, ये क्या लिया आपने, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। ठीक है, तो हम इसको भी मे बी यूज फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये हमको बात समझ आ रही है। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो ऑब्जर्वेशन से हमने देखी, कि जो यहाँ पर लिख लेता हूँ, कि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है जो सिलेंडर से निकालिए, ये ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन में बहुत बार पूछते हैं। जो सिलेंडर की आपने स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकाली, वो 80% होती है किसके, स्ट्रेंथ, अगर हम किससे निकालें, क्यूब से, क्यूब से। अगर उल्टा लिख दूं, तो स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ किसकी, क्यूब की 25% क्या होती है, ज्यादा होती है, 1.25 टाइम्स दी स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। तो यहां से हम, यहाँ देखो, यहां से क्या पता चल गया, कि जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ है, आगे लिख लेता हूँ, जो स्ट्रेंथ है किसकी, सिलेंडर से जो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली, वो क्या है, कम है किससे, आपने जब क्यूब से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब सर ये आप जब सिलेंडर से निकाल रहे हो और क्यूब से निकाल रहे हो, सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो, अगर मैं यहाँ पर थोड़े समझाने की अगर कोशिश करूँ,
देखो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 300 mm, यहां से लेके यहाँ, और इसकी हाइट कितनी है, अगर आप देखोगे ये है 150। इन दोनों में से लॉन्ग कौन सा है, लॉन्ग कौन सा है, सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा क्यूब है। इन दोनों का यूज करके, दोनों स्पेसिमेन है ये, लेकिन अगर स्पेसिमेन की शेप चेंज हो रही है, उसकी वजह से स्ट्रेंथ में फर्क आ रहा है। अब ये क्यों होता है, ये होता है, आपको याद रखना है, दिस इज ड्यू टू स्लेंडरनेस इफेक्ट, दिस इज ड्यू टू स्लेंडरनेस इफेक्ट, स्लेंडरनेस इफेक्ट ड्यू टू, किसकी वजह से, स्लेंडरनेस इफेक्ट, एंड ड्यू टू एंड फ्रिक्शन ऑल्सो। फ्रिक्शन देखेंगे तो ठीक है, बस आपको बस इतना याद रखना कि सिलेंडरनेस इफेक्ट की वजह से आपका फेलियर पैटर्न भी चेंज हो जाता है। क्यूब में फेलियर पैटर्न और सिलेंडर में फेलियर पैटर्न सेम नहीं मिलता, ठीक है। जैसे अगर मैं देखो यहाँ पर, जहां पर जब लोडिंग लगेगी, तो मान लो ये फेलियर है, किस तरीके का होगा, ठीक, ये आपको याद रखना। मतलब जब ऊपर से ना सीटीएम मशीन में डालेंगे, लोड ऐसे लगेगा ऊपर से, किस तरीके का लोड लगेगा। तो इस जोन में यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक, आपको क्या याद रखना है, ये जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन जो है, इतनी ही हाइट में लेटरल स्ट्रेसेस आते हैं। अब इस लोड की बात कर रहा हूं, इस लोड के लेटरल स्ट्रेसेस क्या होंगे, इस तरीके की तरफ स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। तो सिलेंडर की बात करूंगा ना, तो पूरी हाइट में लेटरल स्ट्रेसेस इंड्यूस नहीं होते, इसलिए फेलियर पैटर्न क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन मैं अगर बात करूंगा इसकी, तो आपको याद रखना है इसकी इसकी पूरी हाइट में, अलोंग दी पूरी 150 mm हाइट में क्या होता है, लेटरल स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, लेटरल स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जोन भी आता है, जहां पर देखो ये जो सेंटर वाला जोन है ना, ये, अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, 2.268 डी, ये वाला जो अभी इसकी वैल्यू ज्यादा है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 0.866 डी, और ये भी है 0.866 डी। डी क्या आपको पता है, डी क्या डाया, और अगर पूरी यहां से यहां तक देखोगे तो ये ट्वाइस ऑफ डाया है। ट्वाइस ऑफ डाया मतलब ये 150 mm, ये 150 है, और हाइट कितनी है, 300, ये कितना है, ये है 150, और लेंथ कितनी है, लेंथ हाइट बोलो, 300। तो आपको याद रखना है कि जो 0.268 डी, ये जो यहां पर सेंट्रल रीजन देखा आपने, सेंट्रल रीजन आपने देखा, इज unaffected, is unaffected, is unaffected by the lateral stresses, lateral stresses। ये क्यों है, सिलेंडर्स की वजह से। तो 0.268 डी जो है, इतना टोटल में से बात करूं, तो इतना रीजन ऐसा है जिसमें लेटरल स्ट्रेसेस इंड्यूस नहीं होते हैं। जब फेलियर पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक, जब फेलियर पैटर्न चेंज हो जाता है, तो फिर वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अलग अलग बताते हैं। ये आपको याद है, ये मैंने आपको बताने का मतलब मेरा यहाँ पर ये था कि आपने जो सिलेंडर और क्यूब लिया, उसमें जो स्ट्रेंथ आप कंप्रेसिव निकालते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालते हो, अलग अलग क्यों आता है, लेटरल स्ट्रेसेस जो है पूरी हाइट में, पूरी लेंथ में, सिलेंडर के केस में जनरेट नहीं होते हैं। क्या, लेटरल स्ट्रेसेस, ठीक। तो लेटरल स्ट्रेसेस, यहाँ पर कोई लेटरल स्ट्रेसेस नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ। लेकिन क्यूब की बात करेंगे तो इसमें पूरी हाइट में क्या होता है, लेटरल स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद है। मैं एक टेबल बना देता हूँ आपको। टेबल क्या है, नोट में लिख देता हूँ, टेबल इंपॉर्टेंट है।
रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ प्रिज्म ऑफ डिफरेंट एल बाय रेशियो। ठीक, क्या क्या है अभी टेबल बना लेते हैं। अगर बात करूं पहले एल बाय रेशियो, एल बाय बी, बी याद रखना ये बी है, जैसे यहाँ पर डाया है, और ये एल बाय डी भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो एल बाय डी भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, और दूसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, किसके साथ रिलेट कर रहे हैं वो भी देखना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, जैसे जो अभी आपने एल बाय बी या एल बाय डी की बात करो। ठीक है, और एल बाय इसको आप डी भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पे बी लिखा होता है इसलिए आगे एल बाय डी। डी यहाँ पर आपने याद रखना है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, डाया है ये, कंफ्यूज ना होना बाद में, समझ आ जाएगा जो मैंने आपको समझाना है हमें, बाकी कोई वरीड करने वाली बात नहीं है। देखो, अभी जो हमने, चलो पहले एक बार ये बना देता हूँ थोड़ा सा। अभी जो हमने रेशियो ली वो क्या थी, सिलेंडर के केस में, सिलेंडर के केस में जो रेशियो थी वो क्या थी, एल बाई, देखो डी कितना था, 150, लेंथ कितनी थी, 300। तो जो लेंथ है वो ट्वाइस है इसके, डी के। इस केस में हमने बोला जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ किसकी, यहाँ पर वैल्यूज क्या लिखी है, जैसे लिखा था ना 0.8, यहाँ पर इसका मतलब है कि जो स्ट्रेंथ है सिलेंडर की वो 0.8 टाइम्स है स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब के, जो ये वाला फैक्टर है, यहाँ पर लिखा मैंने, ये लिखा पॉइंट। ये कब लिखा, जब एल बाई डी की रेशियो क्या थी, 2। एल बाई डी कितना था, एल बाई डी, एल बाई डी कितना था, वैसे ही वैल्यू चेंज होती है। अगर एल बाय डी या एल बाय बी अगर 1 हो जाए, इसका मतलब ये जो आपका सिलेंडर है, अब ये इसकी जो डाया है और इसका जो लेंथ है, ये अगर दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, 150 इंटू 150 हो जाए, उस केस में स्ट्रेंथ ऑफ याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब और स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर क्या होती है, सेम होती है। ठीक, अगर एल बाई डी रेशियो क्या हो जाए, 0.5 हो जाए, इसका मतलब लेंथ क्या है, कम है, हाफ है किसके, डाया के। ठीक, तभी तो होगा 0.5। एल बाय बी लिख दो, 1/2 कब होगा, जब लेंथ क्या होगी, लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब अब जो डाया है वो 2 टाइम्स है लेंथ के। मतलब अब अगर ये जो डाया की बात की 300 होगा, लेंथ कितनी होगी, 150 होगी, उस केस में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है आपको याद रखना 1.5 होती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रेंथ जो है इसकी, सिलेंडर की, सिलेंडर की पॉइंट नहीं होगी, 0.85 टाइम्स नहीं होगी, वो कब होती है, जब एल बाई डी 2 होता है, ये अब होगी 1.5 टाइम्स ऑफ सिलेंडर। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, ये आपको याद रखनी है लेकिन। उसके बाद अगर एल बाई डी 3 आ जाए, लेंथ जो है 3 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, 5.5 टाइम्स हो जाए, अब ये कोड में दी है वैल्यूज तो याद करनी पड़ेगी, बट मेरा
आपको ये था कि इसका क्या मतलब है, वो हम देख लेते हैं। मतलब हमने इसका देख लिया। ठीक, तो ये हमने देख लिया। अगर एल बाई थ्री है कितना हो जाएगा? 0.72। अगर फोर है, एल बाय डी अगर फोर है, तो 7.2 की जगह 0.68, लास्ट हो जाएगा 0.6। ये आपको याद है। ठीक है, तो टू से याद रखना है, टू के केस में कितना था? 0.8 था। स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर जो थी कितनी थी? 0.80% थी। जो स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर थी वो 80% थी। किसके? स्ट्रेंथ ऑफ ट्यूब के। अब यही बात जब किसके लिए बात कर ली, जब एल बाय डी की बात थी, तो तब कितना हो गया? 0.72। फिर कितना हो गया? 0.68। एक मिनट होगा। तो एक टेबल और बनाएंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे हम कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते रहते हैं, ठीक है। और ये टेबल हमें याद करने हैं सारे। आरसीसी में हमको टेबल्स वगैरह अच्छे से याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है टेबल, ठीक है। उसके बाद ये जो बात की है, ये याद रखना है कि कितने टाइम्स जो सिलेंडर की स्ट्रेंथ है, फैक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद अगला एक और टेबल है हमारे पास। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अगर ट्यूब का साइज छोटा कर दोगे, ट्यूब का साइज छोटा करने की वजह से क्या होगा? स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। अगर ट्यूब का साइज बढ़ाओगे, जैसे देखो, पहली बात, अब सिर्फ ट्यूब की ही बात कर रहे हैं। अब सिलेंडर और
क्यूब के कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं बना रहे हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ और क्यूब, सॉरी, सिलेंडर और जो आपका क्यूब है उसके बीच में अब कोई हम फैक्टर नहीं बता रहे जो इसमें। अब सिर्फ क्या कर रहे हैं हमने, साइज जो है उसका रिड्यूस किया। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्यूब की विद रिस्पेक्ट टू 150 mm क्यूब, ये याद है। थोड़ा टेबल वैसे ही चलता है। देखो, जब क्यूब 150 mm था, उस तब हमने स्ट्रेंथ को 1 माना। अगर क्यूब के साइज को अगर हम 200 mm कर ले, ठीक, या 300 mm कर ले, तब स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। 1 से कितनी होगी आपको याद रखना है, 0.95 रह जाती है। अगर बट लेकिन हमने सिर्फ बात कर रहे हैं कि क्यूब का। हमने क्या किया, अगर हमें कोई बोलेगा इस तरीके से, एक हमने बात की 150 की, अगर हमने इसको बढ़ा दिया, थोड़ा इसको बढ़ा दिया, तो आपने बोलना है सर 200 mm का अगर आप क्यूब बनाओगे उसकी स्ट्रेंथ कम आएगी एज कम्पेयर टू दिस, तो इसके 0.95, और फिर लास्ट कितना हो जाएगा, 0.87। 0.87। असली में ऐसा क्यों होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप 150 से कितना 100 क्यूब पे जाओगे, तो याद रखना 1.0 5% स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, 5% स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। असली में क्या करते हैं, जब भी हम क्यूब की टेस्टिंग करते हैं, क्यूब की जब टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, मान लो ये आपका आ गया क्यूब, ठीक है, ये आपका क्यूब आ गया, ठीक, ये आपका क्यूब, इसके ऊपर ये कंक्रीट आ गया आपका, कंक्रीट से बनाया हुआ। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्टील प्लेट्स लगा देते हैं। ये क्या है, स्टील प्लेट्स। कुछ इस तरीके से हमने अरेंजमेंट रखा हुआ। हमको पता है जब ऊपर से कंप्रेसिव लोड लगेगा, ठीक, तो कुछ लेटरल स्ट्रेसेस भी इंड्यूस होते हैं। लेकिन हमको पता है कि स्टील की जो लेटरल स्ट्रेसेस होंगे वो कम प्रोड्यूस होंगे एज कम्पेयर टू कंक्रीट, क्योंकि स्टील स्ट्रॉन्ग है। उसकी जो लेटरल डिफॉर्मेशन होगी स्टील की, वो कम होगी एज कम्पेयर टू कंक्रीट, है ना। और अगर ये जितना छोटा होगा तो ये इसको बचा के रखेगा। अगर ये जो व्हाइट कलर का हमने कंक्रीट बनाया, अगर इसका साइज ही बढ़ता जाएगा तो रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाएगा। और ये जब स्टील हमने लगाया कंक्रीट के ऊपर, इसकी वजह से कंक्रीट की एक्चुअल स्ट्रेंथ भी नहीं आएगी। ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ना, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर, देखो, इफ साइज ऑफ क्यूब इज इज डिक्रीज देन मोर रीस्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग मतलब स्ट्रेनिंग, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ, रीस्ट्रेनिंग अफेक्ट, देन मोर लोड, ऊपर से और लोड लगाना पड़ेगा, मोर लोड इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड देन एक्चुअल, देन एक्चुअल। सो मोर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, आप बता दो।
एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। अगर क्यूब का साइज छोटा होगा, ठीक, तो रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। जब रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, मतलब अब ये लेटरल स्ट्रेसेस इस पे कम आएंगे, ऊपर से लोड अब ज्यादा लगाना पड़ेगा कंक्रीट को फेल करने के लिए। तो ज्यादा लोड अगर आप कंक्रीट को लगा रहे हो, तो आप ज्यादा स्ट्रेंथ बता दोगे कंक्रीट की, तो एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं है। तो उल्टा करोगे, अगर साइज को बढ़ाओगे तो स्टील का इफेक्ट सेंटर पे, सेंट्रल रीजन पे कम आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ आप कम बता दो। ठीक, ये आपको याद है। तो 150 के लिए हमने पढ़ा था 1, उसके बाद अगर हम 200 पे जाएंगे, अगर हम जो है क्यूब का साइज जो भी है ये में है, अगर हम साइज बढ़ाएंगे तो 0.95, 0.80। अगर हम क्यूब के साइज को डिक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1.0, 1.05। ये किसकी वजह से बढ़ती है, ड्यू टू रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ कंक्रीट बाय स्टील। तो ये जो फैक्टर है ये क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दिस इज ड्यू टू restraining effect of of concrete by steel। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। एक नोट में भी चीज लिख लो, क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ जो कंक्रीट होती है। ठीक, अगर आप जैसे लिख रहे हो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, फिर आप लिख रहे हो मिनिमम मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, किस में होती है ये, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एट 7 days। और एक लिख रहे हो आप मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 days। देखो, जैसे M15 है, M20 है, 25 है, M30 है, M35 है, और M40 तक लिख लेते हैं। तो आपको याद रखना है, जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ना 7वें दिन पे, वो कितनी होती है, याद ना, 67%, जो आपको 28 days पे मिलेगी। ये जो आपने लिखा है एम मिक्स, इसका मतलब मिक्स होता है, और जो ये आपने ये 15 लिखा है, ये करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कब मिलती है, याद रखना, 28 days पे। तो सर हम इसको ऐसे ही तो आ सकते हैं कि जो M15 है, 18th डे पे जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो 15 होगी, और इसको जब 67% के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी, कितनी, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10 आती है। अब यहाँ पर हम 20 लिखेंगे, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारी वैल्यू, 13.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। यहाँ पर 25 लिखेंगे, इसको जब 67 के साथ करेंगे तो कितना, 17 आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, M30 के लिए करेंगे 20 आ जाएगा, और M35 के लिए करेंगे 23.5 आ जाएगा।
और M40 के लिए करेंगे 27 आ जाएगा। इनको तो एज इट इज, ठीक है, तो ये आपको टेबल याद होगी। ये कितनी होती है? 67%। ठीक है, सेवन्थ डे पे। और अप्रोक्सीमेटली जो आपकी 3 डेज पे होती है वो 50% होती है। 3 डेज पे कितनी होती है? ठीक, यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ। 3 डेज पे कितनी होती है? 50% ऑफ जो भी आपका एफ सी के पढ़ा नहीं है बट अभी याद रखो बस। क्या? करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिशन जो 28 डेज पे होती है। 7 डेज पे कितनी होती है? 67% ऑफ एफ। और 28 डेज पे किसके बराबर होती है? एफ सी के। करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिशन ये वैल्यू चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है, यही वैल्यू है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, देखो आपको मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो आपने क्या बनाया, कंक्रीट बना दिया, कंक्रीट मिक्स बना दिया। ठीक है, अब हम पढ़ क्या रहे हैं? करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पढ़ रहे हैं। ठीक है, जनरली जब भी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे ना, वो हमारा होता है बेस्ड ऑन 28 डे। ये जब भी बात करेंगे, ये जनरली किस पे बात हो रही है? बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन 28th डे, 28th डे स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब जितने भी क्यूब्स की बात करेंगे उनकी जो स्ट्रेंथ निकालेंगे, मतलब जब सीटीएम में मशीन में डालकर उनको देखेंगे कितने लोड पर फेल हुआ, है ना, फिर उनकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे। लेकिन सब क्यूब्स की बात कब करेंगे? 28th डे पे ही करेंगे। आज हमने क्यूब बनाया तो जरूरी नहीं है कि उसकी कल क्यूब नहीं, आज हमने बना दिया क्यूब, उसके बाद क्यूरिंग के लिए रख दिया, अब 28 डेज के बाद देखेंगे उस क्यूब की कितनी स्ट्रेंथ है। उस दिन जो स्ट्रेंथ निकालेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे, उसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक, अब एक्चुअल जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है? आपने क्या किया, मान लो एग्जांपल के हिसाब से आपने 100 क्यूब बनाए। ठीक, इफ 100 क्यूब आर टेस्ट, आपने 100 क्यूब बनाए, फिर उनको टेस्ट किया। 100 क्यूब्स आपने बनाए, 100 क्यूब्स आपने बनाए, फिर उनको टेस्ट कर दिया। 100 क्यूब्स आर टेस्टेड इन कॉम्प्रेशन, इन एंड रिजल्ट्स, फिर हम क्या करते हैं, एंड रिजल्ट्स आर अरेंज्ड इन एंड इंक्रीजिंग। मान लो आपने जो कंक्रीट बनाया था, आपने बनाया था M30। M30 का आपने कंक्रीट बनाया, मिक्स बनाया। ठीक, आपने कितने क्यूब्स लिए? 100 क्यूब्स। अब 100 क्यूब्स जब आपने लिए, सबको अलग अलग से आपने टेस्ट किया। तो अब किसी की स्ट्रेंथ कितनी मान लो आ गई 7.5, एक की स्ट्रेंथ आ गई 28.3, एक आ गई 28.6, 29.7, फिर आ गई 30.4, फिर 31.9, सो ऑन, चलते गए। किसी लास्ट आ गया 48.7 न्यूटन पर एम। ये मैंने जो आपको बात बताई है, ये क्या, ये भी तो स्ट्रेंथ है। ये कौन सी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है? हमने तो अपने से मिक्स बनाया था 30 का, तो हमने तो 30 M30
मतलब जो भी रेशियो उसकी होगी, उस रेशियो में हमने ये अज्यूम किया था कि हमको 28वें दिन पर स्ट्रेंथ कितनी मिल जाएगी, 30, लेकिन मिली कितनी, 27.5, दूसरे की 28 पॉइंट। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको याद रखना है, 100 क्यूब में से आपको सिर्फ यहाँ पर कितने क्यूब दिख रहे हैं, और मैंने उतने ही लिए हैं, 1 2 3 4। आप कब मानोगे कि जिस कंक्रीट से आपने 100 क्यूब बनाए, और वो जो कंक्रीट था वो था M30, आप कब बोलोगे कि वो मिक्स M30 का ही है, जब उससे 100 क्यूब्स बनाए, और 100 क्यूब में से 95 क्यूब ऐसे थे जिनकी स्ट्रेंथ M30 से ज्यादा थी, M30 से ज्यादा थी, और 5 से कम ऐसे क्यूब्स थे जिन पे स्ट्रेंथ M30 से कम आई थी। देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4। तो मैंने जिस कंक्रीट से ये 100 क्यूब बनाए, और 100 क्यूब में से 95 से ज्यादा ऐसे क्यूब थे जिनकी स्ट्रेंथ सीटीएम में 30 से ज्यादा आई, और 5 से कम ऐसे क्यूब थे जिनकी 30 से कम आई, जिनको मैंने फेल माना। तो ये फेल है, ये मेरे जो टेस्ट रिजल्ट है ये फेल है, ये पास है, ये मेरे 5, ये 4 क्यूब्स हैं, 5 से कम है, और ये 95 से क्या है, 95 से ज्यादा है। तो जब अगर ऐसा हुआ, और जिस कंक्रीट से ये हमने क्यूब बनाए हैं, उस कंक्रीट को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखो, फॉर मैं अभी लिख लेता हूँ, फॉर M30 की बात करें, ठीक, M30 को कब बोलेंगे, ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कब बोलेंगे, M30 में जो तो 30 है, कि यही करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जब जब क्या होगा, 5%, 100 को 5% मतलब 5 से कम, क्यूब टेस्ट रिजल्ट्स आर लेस देन 30 न्यूटन पर एम, एंड दूसरी बात, 95% क्यूब जो आपने टेस्ट की, क्यूब टेस्ट रिजल्ट, ये ऊपर टेस्ट का रिजल्ट ही तो लिखा है, सीटीएम के बाद हमने ऊपर भैया बता दिया 100 क्यूब्स थे, अब 100 क्यूब्स की सबकी तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेम नहीं आएगी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट आई, ओवरलैप ही कर सकती है, क्या मतलब 3 क्यूब ऐसे हो जिनकी 31.5 नहीं आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 से तो ज्यादा है ना। तो जो क्यूब के टेस्ट के जो रिजल्ट है वो हमने देखा, और वो 95% जो है वो 30 से ज्यादा आ रहे हैं, आर 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो 95% अगर आपके जो क्यूब टेस्ट रिजल्ट्स हैं अगर 30 से ज्यादा हैं, फिर क्या बोलेंगे, जिस कंक्रीट से आपने ये बनाया उसको बोलेंगे करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ऐसे कंक्रीट को, दिस कंक्रीट इज कॉल्ड M30 एंड FCK, जिसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो कितनी है, हम बोलेंगे उसको, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो जिस कंक्रीट से, कंक्रीट की ही तो है मिक्स, जो मिक्स हमने बनाया, हम उसको 30, जो 30 हम बोले करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तब बोलेंगे उस कंक्रीट से अगर हम 100 क्यूब बनाए, उस 100 क्यूब में से 95 से ज्यादा क्यूब्स की स्ट्रेंथ किससे ज्यादा हो, 30 से, 30 से, और 5 से कम ही ऐसे क्यूब हो जिनकी स्ट्रेंथ 30 से कम हो, फिर उस कंक्रीट को जिस कंक्रीट से हमने ये क्यूब्स बनाए, उस कंक्रीट को क्या बोलेंगे, उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है, उस कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है, 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। कंक्रीट को बोलते हैं कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, हमने बोला सर 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, ये हमको याद रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये लाइन याद रखनी है, ये जो यहाँ पर लाइन बताई है, ठीक है, फॉर M30 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज, कब बोलेंगे, जब ऐसा होगा, 100 क्यूब्स हमने लिए, ठीक, ये बात कर रहे हैं हम, ये बात किसकी बात कर रहे हैं,
ये बेस्ड ऑन 28 डे स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब्स की बात कर रहे हैं। ठीक, इतना अगर याद होगा बहुत है। हम जो भी बात करेंगे एज पर आईएएस, हम जो भी बात करेंगे तो कैसे करेंगे? एज पर आईएएस, एज पर आईएएस 456 करेंगे, है ना? तो इसमें आपको याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन की कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, देखेंगे कि हाँ, इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो एक चीज लिख लेता हूँ बट आपको पहले, जैसे फॉर M10 एंड M15, फॉर M20 एंड M25, फॉर M30 एंड अबव। ठीक, इसके लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितनी होती है? कितनी है? 3.5। और न्यूटन पर एम स्क्वायर। 20 और 25 के लिए कितनी होती है? 4 न्यूटन पर एम। और 30 और अबव के लिए कितनी होती है? ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है? देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या, जैसे मान लो एक ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया इस तरीके से। ठीक है, ये ग्राफ बनाया, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, कुछ इस तरीके से बना दिया। और इसको ग्राफ पे भी समझ सकते हैं कि किसको हम करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। वाई एक्सिस पे लिखा हमने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने ऐसे क्यूब्स हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक हमने डिमार्केशन क्या करनी, मतलब डिमार्केशन मतलब एक हमने जो एफ सी के यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मीन वैल्यू क्या होती है? मान लो ये यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये मतलब बेल शेप्ड कर्व होता है जिसमें हमारा मीन और मोड क्या होता है? सेम होता है। तो ये जो हमारी वैल्यू है मीन, ठीक, इसको जनरली हम यहाँ पर देखो अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, एक ये पॉइंट लिया, ठीक, मान लो हमारे पास देखो बहुत सारी वैल्यूज है हमारे पास जिसको हमने याद करना है। बट एक मैं आपको क्या बताता हूँ एक इधर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अब जैसे जो भी हमने यहाँ पर वैल्यूज पीछे लिखी थी, ये सारी वैल्यूज लिखी थी, ठीक है, तो हमने मान लो एक वैल्यू कौन सी ली? एफ सी के ली, मान लो ये वो एफ सी के है, ठीक है। और यहाँ पर एक आ गया हमारा, देखो एक क्यूब ऐसा है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है? मान लो ये मैंने बता दिया 27, 27.5। वैसे ही यहाँ पर ना चार क्यूब्स आएंगे,
चार ही क्यूब्स ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ क्या है, 30 से कम है। इसको मैंने मान लिया 30, और 30 को मैंने क्या माना था, 30 को मैंने क्या माना था, एफसीके। यहां से लेके यहां तक देखो ना, मैंने क्या माना था, एफसीके को क्या माना, एफसीके को क्या माना, जहां से 5% ऐसे हैं 30 से कम वैल्यूज है। उसके बाद अगर वैल्यूज देखेंगे तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। वैल्यूज क्या होंगी, जैसे यहाँ पर कुछ क्यूब्स होंगे, यहाँ पर क्यूब्स हैं, यहाँ पर क्यूब्स हैं, ये सब क्यूब्स हैं। अब यहाँ पर मैं अगर लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, इस क्यूब की कितनी होगी, इस वाले की, इस वाले की मान लो 30.9 है। तो मान लो ऐसे क्यूब्स कितने हैं, मैंने लिख दिया 2, तो दो क्यूब्स ऐसे हैं जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, 30.9। लेकिन एफसीके की अगर बात करूं तो एफसीके कौन सा है, ये एफसीके कौन सा है, ये, ठीक है, ये जो ग्रीन से बनाया। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, डेविएशन मीन से ये मीन है, इधर से कितनी वैल्यू आपकी, यहाँ पर भी तो हमको एक स्ट्रेंथ मिलेगी ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जनरली उसको हम पढ़ेंगे बाद में, टारगेट मीन स्ट्रेंथ बोलते हैं। लेकिन यहाँ से लेके जो यहाँ तक ये वैल्यू है, ये कितनी डेविएट है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं, ये आपको याद है। एक्चुअल वैल्यू जो आप बोल रहे हो जैसे अगर मेरे को ये निकालनी है टारगेट मीन स्ट्रेंथ, तो मैं यहाँ तक निकालूंगा, ये है मेरी टारगेट, जिसको बोलते हैं एफएम। एफएम क्या, देखो एफसीके अगर मेरे को पता होगा तो एफसीके में मैं प्लस करूंगा 1.65 टाइम्स ऑफ सिग्मा, ठीक। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फैक्टर एक चार्ट है, उससे निकल के मिलता है। एफसीके कहाँ तक है, ये है ना एफसीके, ये आपका क्या है, एफसीके। लेकिन अब 30 तो है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ भी हम पढ़ेंगे, एफसीके प्लस 1.65, लेकिन कोड ने एक मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रखा हुआ है, ठीक है, और वो कितना रखा हुआ है, वो यहाँ पर आके कुछ रखा हुआ है, यहाँ पर मिनिमम जो क्राइटेरिया है, मान के चलो वो किसके बराबर है, मिनिमम क्राइटेरिया जो है, मान लो एक ये वैल्यू है, ठीक, मिनिमम जो वैल्यू है वो कितना आता है इसका, यहाँ से लेके, आप याद रखना, ठीक, जैसे ये था ना 1.65 इंटू सिग्मा, यहाँ तक, मीन तक, ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं मिनिमम, मिनिमम एक्सेप्टेंस वैल्यू फॉर कंक्रीट। कोड ने वैल्यूज भी दी है इसकी, कोड ने इसकी वैल्यूज भी दी, ठीक। तो मिनिमम तो इतनी स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए, टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमारी मीन पे आ जाएगी। तो मैंने आपको समझाना क्या था, मीन वैल्यू से जो ये बाकी जो मैंने ये येलो और ग्रीन कलर का बनाया, इनकी कितनी डेविएशन है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन वैल्यू से कितनी ज्यादा आपकी दूर है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है, ठीक, वो आपको याद है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एन, एन मतलब नंबर ऑफ कितने आपने क्यूब्स लिए, एक्स बार, एक्स बार मतलब जो मीन पे वैल्यू होगी, एक्स बार माइनस एक्स, एक्स मतलब और कितनी स्ट्रेंथ है 27, ये सब, ठीक, एक्स आई, इसका स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, डिवाइड कर दो एन, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब लिखा हुआ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, ये आपको याद है। जो मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, ठीक है, इसका भी हम देखते हैं क्या है ये, ठीक, ये कोड ने हमको जो वैल्यूज दी है, याद रखना इधर से लेके एफसीके से लेकर जो ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है यहाँ पर, जैसे मीन से लेके यहाँ तक ना, ये होता है वन, 1 पॉइंट, ठीक है, 1.65 ऑफ सिग्मा। वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेविएशन यहाँ पर है वो होती है 0.825 सिग्मा, ठीक है।
तो देखेंगे अभी आगे इसको क्या है अच्छे से। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हुई। ठीक। ये हमने क्या समझा, देखो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ समझा हमने कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है। ठीक। ये हमने समझा। हम्म। ठीक। अगर मैं आपके सामने दो डायग्राम बना दूं, ठीक, डेविएशन जितनी कम होगी, डेविएशन जितनी कम होगी उतनी ज्यादा क्वालिटी अच्छी होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, क्वालिटी ज्यादा होगी। ठीक। एक मैंने ऐसे बनाया इस तरीके से ग्राफ, और एक ग्राफ मैंने इस तरीके से बनाया। देखो यहाँ पर डेविएशन ज्यादा दिख रही है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये थोड़ा लीन है। अगर आपका कंक्रीट थोड़ा लीन है तो जो ये ए है, ये वाला कंक्रीट, ठीक, कंक्रीट शोइंग गुड क्वालिटी कंट्रोल, गुड क्वालिटी कंट्रोल, जितना लीन है, ठीक, मोर लीन शेप ऑफ कर्व शोज लेस स्टैंडर्ड। ठीक है, कंक्रीट शोइंग गुड क्वालिटी कंट्रोल, तो ये और जितना क्या होगा, मोर वाइड शेप ऑफ कर्व shows more standard deviation। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन इट मींस concrete showing showing poor quality control, poor quality control। एक मैंने ये ग्राफ बना दिया, एक मैंने ये ग्राफ बना दिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेंटर में क्या है, एफ एम है। ठीक है, याद रखना सेंटर में एफ एम है। एफ सी के कहाँ मानते हैं, जहाँ पर 5 रिजल्ट हम क्या करते हैं, फेल मानते हैं। सेंटर पर जो यहाँ पर है इसको हम बोल रहे हैं एफ एम, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ये है एफ सी के करेक्टरिस्टिक कॉम्प्लेक्सिव स्ट्रेंथ, जहाँ पर 5% रिजल्ट क्या हो जाते हैं, फेल। और ये है फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। सेंटर पे क्या है, इसको बोलते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये है एफ एम। टारगेट मीन स्ट्रेंथ देखो इसका मतलब, इसको भी एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। अगर ये आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एफसी की, और इससे इससे पीछे आपने 5% रिजल्ट फेल माना हुआ है, इसका 95 जो क्यूब्स होंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, यही है। तो हम चाहते हैं कि जो मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो, मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो भी हो ठीक, तो वो क्या हो, एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा हो। लेकिन अभी इस ग्राफ से आपको बस इतना समझना है कि अगर आपका जो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है, इसका यूज करके आप क्या बता रहे हो, आप स्ट्रेंथ बता रहे हो, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बता रहे हो कंक्रीट की, या टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। तो आपने बोलना है सर जितना ज़्यादा लीन होगा तो उतना क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होगा, जितना वाइड होगा उतना पोर क्वालिटी कंट्रोल होगा। ठीक है, तो अभी जो है ये देख लो, उसके बाद ठीक है।
अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं और ठीक है उसके बाद देखते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रही थी। स्टैंडर्ड डेविएशन की आपको वैल्यूज याद रखनी है, M10 और M15 की कितनी है ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, ये आपने याद रखना है कि जो सेंटर पर हमने निकाला इसको क्या बोलते हैं, सेंटर पर जो मीन है इसको FM बोलते हैं। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया FM किसके बराबर है, इसको देखेंगे, बट इन जनरल आपको याद रखना चाहिए, इसको बोलते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसको हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ बोलते हैं। जो FM है, FM का मतलब क्या है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। बाद में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर हम M30 से ऊपर की बात करें, जैसे M30 से ऊपर की बात करें हम इन जनरल, इसमें 5 ले लेंगे। ठीक है। एक चीज और याद रखनी है कि जो M60 ग्रेड से ऊपर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, M60 से ऊपर जो भी, फॉर फॉर अबव M60 ग्रेड की बात करूं, फॉर अबव M60 ग्रेड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमको एक्चुअल प्राइस पे, उसके लिए वैल्यू, ऐसे तो बोलोगे सर अब 5 ले लें, लेकिन उसके लिए अगर कभी क्वेश्चन आया तो आपने याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन शैल बी established, shall be established by actual trials, by actual trials। मैं थोड़ी सी बात याद रखनी है, ठीक। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो ये कर्व बनाया है, ठीक है, इसको बेल शेप्ड बोल रहे हैं, यहाँ पर मीन और मोड जो है वो इक्वल होता है। जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज होती है, किसकी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, वो सारी यहाँ पर लग जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर ये मीन है, इसको मैं म्यू मान लूं, अगर एक बात थोड़ी सी इधर ही बना लेते हैं, एक बार देखते हैं। ये याद होगा, ये सीपीएम में भी हमने पढ़ा था। ठीक, सीपीएम में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा अभी इधर इसको हाईलाइट करेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जब बात करते हैं तो वाई एक्सिस पे होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्यूब्स, यहाँ पर, वहां पर क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ, यहाँ पे कितने क्यूब्स ऐसे हैं। वाई एक्सिस पे क्या होता है, स्ट्रेंथ, तो वाई एक्सिस पे क्या है, स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ, जिन क्यूब्स की स्ट्रेंथ आपने निकाली बाय यूजिंग सीटीएम मशीन। ठीक है, अब जो बेल शेप्ड कर्व है वो इस तरीके का है, मान, ठीक। एफ सी के कौन सी होती है वैल्यू, जहां से 5% रिजल्ट क्या होते हैं, उस वैल्यू से कम आते हैं, 95 रिजल्ट क्यूब्स की स्ट्रेंथ ज्यादा आती है, जो भी कंसर्न आपने मिक्स पकड़ा होगा। ठीक, ये आपका मीन है। अगर मैं इसको मीन मान लूं, इसको मैं मीन मान लूं, मीन मतलब अगर एक क्यूब की स्ट्रेंथ मान लो, जो भी स्ट्रेंथ है, अगर जैसे 30 है, मैंने मान ली 30 टारगेट मीन स्ट्रेंथ, तो मैं, मेरा एक और ऐसा क्यूब है, मान लो एक ही क्यूब है ना यहाँ पर, तो जैसे वाई एक्सिस पे क्या पता चलेगा, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स है, तो मैंने बोल दिया ये हमारे पास मान लो 2 नंबर ऑफ क्यूब्स है, मैंने अगर ऐसे लिख दिया 2, तो मतलब 2 ऐसे क्यूब्स है जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है, 30 है। स्ट्रेंथ कौन बता रहा है, एक्स एक्सिस बता रहा है ना, स्ट्रेंथ तो ये वाला बता रहा है, तो कितनी है, 2 ऐसे क्यूब्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है, 30 है, ये बात है। ठीक, अगर 2 क्यूब्स हैं तो आपस में उनमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, जीरो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, जीरो। ठीक, तो ये ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, समझने के लिए बता रहा था ये थोड़ा ऐसे। ठीक, अगर इसको मैं म्यू मान लूं, इसको मैं मीन मान लूं, फिर अगर आपको याद होगा यहाँ पर वैल्यूज क्या आएंगी, एक आती थी म्यू-1, एक आती थी म्यू+1 स्टैंडर्ड डेविएशन, एक आता था म्यू, सॉरी ये माइनस आएगा, ठीक है, तो ये माइनस आएगा, माइनस, ये माइनस है, और यहाँ पर जो हमारा एक और आएगा, ये आएगा म्यू+2। एक लास्ट में वैल्यू आती थी म्यू
+3, एक आती थी ये माइनस है यार, और ये है μ+3। ठीक है, ये थोड़ा सीपीएम पॉइंट के साथ मैं आपको रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब असली में क्या मतलब है, देखो अगर मैं बात करूंगा म्यू मतलब मीन वैल्यू जो है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, +1, म्यू ±2, म्यू ±3, ये रेंज है। जब मैं म्यू ±1 की बात कर रहा हूँ, ये वाली रेंज, तो इस रेंज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस रेंज में, ये वाला जो पूरा रेंज, जितने भी हमारे जो क्यूब्स के रिजल्ट थे हमने पीछे निकाले, जैसे जितने भी हमारे क्यूब्स रिजल्ट थे, इसमें से आपको याद रखना है इस रेंज में कितने क्यूब्स की स्ट्रेंथ यहीं पर आ जाएगी, मतलब कितने क्यूब्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर आ जाएगी, कितने क्यूब्स की स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपको याद रखना है 68%। ठीक है, 68%। ठीक, जितना भी डाटा हमारा 100 क्यूब है तो 68%, यहाँ पर कितनी आ जाएगी 95, मतलब यहाँ तक, ये माइनस है, इस साइड तो माइनस आएगा, ये 95%, मतलब 95% हमारे पास जो क्यूब्स का डाटा है वो इसी इसी एरिया कर्व के अंदर आ जाएगा। ये, मतलब मान लो 95 क्यूब्स जो होंगे उनकी स्ट्रेंथ इतने ही एरिया में आ जाएगी, और 99.7% ऐसे क्यूब्स होंगे जिनकी इसमें आ जाएगी, तो मैक्सिमम पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आया था, ये हमें पता ही होता है। ठीक है, तो इसको हमने पहले वहां पर इसी कर्व को, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है जिसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल क्यों बोला, क्योंकि ये कोई इस तरीके से नहीं है, ये इस तरीके से नहीं है, ये इस तरीके से नहीं है, ये सिंपली कैसा है, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ऐसे है, मतलब टीई, मतलब ना तो लेफ्ट स्क्यूड है ना तो राइट स्क्यूड है। ठीक, ये आपको याद रखना है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो ये क्या बनाया मैंने, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व के अंदर अगर मैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ या मेरा जो मीन वैल्यू है अगर +-1 करूँ तो उसमें कितने क्यूब्स टेस्ट रिजल्ट आ जाते हैं 68%, +-2 करूँ 95% जो डाटा है आ जाता है, अगर 3 करूँ तो 99.7% डाटा इसी के अंदर आ जाता है। ठीक अब इसके बाद एक देखो, एक क्वेश्चन है, पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्या क्वेश्चन है देखो, अगर इस डेफिनेशन में चेंज कर दूं, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, इस डेफिनेशन इफ डेफिनेशन ऑफ करेक्टर्स करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज चेंज्ड एज, क्या बोल रहा है, अगर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो हमने पढ़ा कि क्या होती है, अगर उसकी डेफिनेशन चेंज कर ले तो फिर क्या इसका ऑप्शन आएगा, बोल रहा है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन नॉट मोर देन 50%, 50% of test results are expected expected to fall when fall, then the value of FCK will be पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है FM प्लस 1.65 सिग्मा, दूसरा ऑप्शन है FM माइनस 1.65 सिग्मा,
थर्ड ऑप्शन है एफ एम -0.825 सिग्मा, और लास्ट ऑप्शन है एफ एम। वो बोल रहा है कि अगर डेफिनेशन करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की चेंज कर दो, चेंज कर दो, क्या बोलो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या है? बोल रहा है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज द value of strength of concrete below which not more than 50% of the test results are expected to fall, then the value of FCK क्या होगी? क्या वैल्यू होगी? देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि सर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व आपने बनाया इस तरीके से, इसमें हमने बोला सर 5% रिजल्ट्स अगर फेल हो जाए तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं एफसीके। और ये जो सेंटर पर वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एफएम, इसको बोलते हैं एफएम। अगर वो डेफिनेशन चेंज कर दे, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो होती है जहां पर 5% रिजल्ट क्या करते हैं, फेल करते हैं, तो ये 5% है। बाकी जितना एरिया था वो कितना था? वो था 95%। जहां से स्ट्रेंथ, जहां से कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है 30 से ज्यादा आ रही थी, जैसे हमने 30 की बात की थी। लेकिन वो बोल रहा है अगर मैं इसकी डेफिनेशन ही चेंज कर लूं, 5% की जगह अगर 50% कर लूं, अगर 50% बोल रहा है एफ सी के वो वैल्यू है जहां से 50% टेस्ट रिजल्ट क्या कर जाते हैं, फेल, और 50% ऐसे टेस्ट रिजल्ट्स हैं जो क्या कर जाते हैं, पास। तो उस केस में जो एफसीके होगा वो किसको कंसाइड कर रहा है, सेंटर वाली वैल्यू को, और सेंटर वाली वैल्यू कौन सी थी, एफएम। तो आपको याद रखना है कि अगर, क्योंकि हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, एफसीके की, तो हमने बोला था क्यूब टेस्ट रिजल्ट्स, मान लो अगर M30 की बात करें, तो M30 में से हमने 100 क्यूब्स बनाए थे, और 100 क्यूब में से सिर्फ 5 ही ऐसे क्यूब थे, 5 से कम ऐसे क्यूब थे जो फेल कर गए थे, जिनकी स्ट्रेंथ 30 से कम आई थी। बाकी 95 क्यूब्स ऐसे थे जो सीटीएम मशीन में हमने टेस्ट किए, उनकी स्ट्रेंथ 30 से ज्यादा आई थी, 30.4, 30.1, ये काफी सारे अलग अलग है। लेकिन उसने बोला अब मैं ये डेफिनेशन चेंज कर दूं, तो हमने जिस कंक्रीट से 100 क्यूब बनाए थे, और जब ऐसा हुआ कि 95 क्यूब्स टेस्ट रिजल्ट जब ज्यादा आ गया उनका, किससे, 30 से, तो उस कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ थी उसको बोला था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। लेकिन वो बोल रहा है ऐसा नहीं है, बोल रहा है 5 की जगह 50 कर दो। तो 50 क्यूब टेस्ट रिजल्ट्स आर लेस देन 30, 50 क्यूब टेस्ट रिजल्ट्स आर ग्रेटर देन 50। तो हमको पता है सर अगर आप ये स्ट्रेंथ, अगर आप ये डेफिनेशन बताओगे तो वहां पर तो एक और वैल्यू आती है। हमने यहाँ पर पढ़ा सर, ये सेंटर पे वैल्यू होती है, इसको तो हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसको टारगेट मीन स्ट्रेंथ बोलते हैं सेंटर पर। एफसीक्यू को कहाँ बोल रहे हैं स्ट्रेंथ को? 5% रिजल्ट फेल हुए, 5% रिजल्ट फेल हुए। अगर इसी एफसीक्यू को अगर आप यहाँ पर ला लोगे तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होगी, 50% जो क्यूब के टेस्ट होंगे वो 30 से कम आ रहे होंगे, क्योंकि 30 को हमने माना रेफरेंस माना, और 50 ऐसे होंगे जिनका क्या होगा इसका आंसर, टेस्ट रिजल्ट पास हो जाएगा। तो याद रखना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे भी जब प्रोबेबिलिटी 50% होती है ना, अगर प्रोबेबिलिटी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एफ एम किसके बराबर होता है, एफ सी के प्लस प्लस जेड इंटू सिग्मा। अगर प्रोबेबिलिटी 50% हो, जेड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ये हमने एफ एम उसमें सीपीएम पार्ट में भी किया है। तो अगर जेड जीरो हो गया तो एफ एम किसके बराबर आ गया, एफ सी के, एफ एम इक्वल टू एफ सी के। टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया। चलो इसको एक क्लास और लग जाएगी। बड़ी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है कंक्रीट का, उसको पढ़ लेते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, फिर इसके बाद हम डब्ल्यू एस एम एल एस एम स्टार्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस
क्राइटेरिया फॉर कंक्रीट। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, स्ट्रेंथ जितनी चाहिए हमको उतनी नहीं हुई, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट थोड़े करेंगे। लेकिन कोड में एज पर आई एस 456, एज पर आई एस 456 इसने कुछ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बताया। जो कंक्रीट आपने बनाया, हम उसको कब एक्सेप्ट करेंगे? साइट इंजीनियर जो होगा उसका यही काम होगा, तब करेंगे। देखो पेज नंबर 30 क्लॉज नंबर 16.1 है, ठीक। एज पर आई एस 456 उसने पहली बात क्या बोली? पहली बात उसने बोली, ठीक। देखो ये अलग अलग मिलेगी, जो अपडेटेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आपको बता रहा हूँ हम क्या लिखते हैं। हम 100 क्यूब में से, जो हमारे 100 क्यूब्स हमने जिन पे टेस्ट रिजल्ट, जिस पे टेस्ट किया था, उनमें से हम 4 क्यूब्स लेंगे। क्या लेंगे? 4 क्यूब्स लेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेता हूँ द एवरेज, क्योंकि फिर हम एवरेज स्ट्रेंथ लेंगे। एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ फोर फोर नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। ये छोटा छोटा ही इसलिए लिख लेते हैं, नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट शैल बी, क्या होता है? जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो क्या है? एवरेज स्ट्रेंथ देखो, पहली जो बात कर रहा हूँ किसके लिए? M15 के लिए। ग्रेड कौन सा है याद रखना, ग्रेड कौन सी ग्रेड की बात कर रहा हूँ, यही कंफ्यूजन है। पहले बात कर रहा हूँ ग्रेड 15 के लिए। इसमें क्या है, जो एवरेज स्ट्रेंथ है, एवरेज अभी बताता हूँ कैसे लेंगे। इसकी जो वैल्यू वो ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा होनी चाहिए? याद रखना, FCK प्लस 0.825 सिग्मा, एक वैल्यू ये, और FCK प्लस 3, इन दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा होगी, इन दोनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी, मान लो ये 30 आ गई, 31 आ गई, तो 31 से ज्यादा होनी चाहिए एवरेज। अब एवरेज है क्या ये देखते हैं। ये हमको कोड में वैल्यू देनी। अगर ग्रेड किससे ज्यादा हो, अगर ग्रेड आपका 20 या 20 से ज्यादा हो, उस केस में जो आपका एफ एवरेज होगा, ठीक, वो किससे ज्यादा होना चाहिए? FCK प्लस 0.825 सिग्मा, और FCK प्लस 4, इन दोनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम। तो ये ग्रेड देख लेना, वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर FCK क्या है आपको पता है, FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ, और सिग्मा क्या है? सिग्मा भी है पीछे, सिग्मा सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब समझते हैं क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने मान लो 4 ऐसे क्यूब्स लिए, ठीक, आपने स्ट्रेंथ ली उनकी 4 क्यूब्स की, ठीक। मान लो वो क्यूब्स कौन से हैं? यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं, ठीक। आपने 4 क्यूब्स लिए जिनकी अलग अलग स्ट्रेंथ है, पहले की है, और ये किसकी बात कर रहे हो? M30, याद रखना है किसकी बात कर रहे हो? M30। M30 के आपने 100 क्यूब्स बनाए, उसमें से 100 क्यूब में से 4 क्यूब्स उठा लिए। अब सब क्यूब्स का तो आप नहीं ले सकते, तो आपने 4 क्यूब्स लिए, उठाए फील्ड पे जाके 4 क्यूब्स लिए। पहले क्यूब की मान लो स्ट्रेंथ कितनी आई? 32.4। दूसरा क्यूब उठाया, उसकी स्ट्रेंथ आई 34। तीसरा क्यूब उठाया 31.6, और उसके बाद किया, तो आपने 4 ऐसे क्यूब्स उठाए जो नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ है उनकी। फिर क्या किया आपने? इनकी एवरेज की, क्या की? एवरेज की, एवरेज करो। 32.4 प्लस 34 प्लस 31.6 प्लस 32.8 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, कितनी वैल्यू आई? कितनी वैल्यू आई? 32.7
न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई, ये किससे ज्यादा है? ये जो वैल्यू है, ये किससे ज्यादा होनी चाहिए? किसकी बात कर रहे हैं? M30 की। M30 की बात कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, देखो ये जो आपने निकाला ये है एफ एवरेज। बड़े ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू आपने निकाली ये है एफ एवरेज। अब आप क्या करोगे, आप पहले ये वाली वैल्यू निकालोगे, ये वाली वैल्यू निकालोगे एफ सी के। ठीक, क्या करोगे, एफ सी के कितना है 30 प्लस 0.825 इंटू सिग्मा। 30 के लिए कितना सिग्मा था? 30 के लिए कितना सिग्मा था? 5। तो आप इधर 5 करो। एफ एवरेज जो आपने 32.7 निकाला, ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, 32.7 वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे? इस वैल्यू से जो कोड ने दिया। दूसरी वैल्यू वाली चेक आपको करनी है तो ठीक है, नहीं भी करोगे, पहली वाली वैल्यू अगर ज्यादा है, मैक्सिमम ये निकल जाती है। तो एक मिनट मैं कर लेता हूँ ये। 5 इंटू 0.825 प्लस 30 प्लस 30, तो ये वैल्यू पता है कितनी आई? ये वैल्यू ज्यादा आ गई। ये वाली वैल्यू कितनी है? 34.125, ये वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो आपने एवरेज स्ट्रेंथ निकाली वो है 32.5, और जो आपने एफ सी के प्लस 0.285 सिग्मा से निकाली ये वाली वैल्यू, तो आपका जो एफ एवरेज है, एफ एवरेज कितना है? 32.7। ये ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन है क्या? 34.125, ये कहाँ से आई? ये एफ सी के प्लस इसको सॉल्व करके आई। तो ये ज्यादा है ही नहीं, जहाँ ज्यादा होना चाहिए था ज्यादा नहीं है। तो इसलिए आपने बोला हमारा जो कंक्रीट है वो नॉट इफेक्टिव है, फेल है। बात समझ आई? ये आपको याद रखना है। तो आपने क्या किया, पहले सबसे पहले चार ऐसे क्यूब्स लिए जिनकी आपने स्ट्रेंथ निकाली, एफ एवरेज कितनी है? 32.7 आ गई। 32.7 आने के बाद आपने क्या किया, एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा निकाला, उसकी वैल्यू है 34.5। आपने बोला कि फॉर ग्रेड, हाँ देखो, अब इसमें आपको ग्रेड जो है, ठीक, आपको याद रखना है एफ सी के प्लस 4 है, बट फिर भी यही वैल्यू है, ठीक। तो आपने बोला सर एफ एवरेज ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन आई नहीं, इसलिए हमने इसको फेल मान लिया, इसलिए हमने इसको फेल मान लिया। तो इसमें असली में ना तीन क्राइटेरिया होते हैं, याद रखना। अभी ये तो पहले भी फेल कर गया ना, असली में तीन तीन क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि एफ एवरेज अगर ज्यादा है तो हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। अगर एफ एवरेज ज्यादा आ जाती, मान लो ये आ जाती 35 आ जाती, तो 35 आ जाती तो 34.125 से ज्यादा है, फिर आपको दूसरे स्टेप पे जाना है। ये पहला स्टेप। तीन स्टेप आपके होने चाहिए, ठीक है, तीन स्टेप आपके होने चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या है, देखो दूसरा स्टेप है आईटीआर वैल्यू, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट। इंडिविजुअल जो टेस्ट रिजल्ट है ऑफ एनी सैंपल, ऑफ एनी सैंपल, क्या होना चाहिए? जो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट है, मतलब हर एक जो 100 क्यूब्स का आपने इंडिविजुअल जो टेस्ट किया है, वो बोल रहा है अगर आपका ग्रेड है फॉर M15, फॉर ग्रेड M15, जो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट है वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? याद रखना, ज्यादा होनी चाहिए किससे? एफ सी के माइनस 3 से। एफ सी के माइनस 3 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। फॉर ग्रेड, फॉर ग्रेड M20 एंड ग्रेटर, आईटीआर वैल्यू, आईटीआर, आईटीआर वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, एफ सी के माइनस 4 से ज्यादा होनी चाहिए न्यूटन पर एमएम, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये आपको चीजें याद रखनी। एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज है, ये बता दी मैंने आपको। अब ये थी सेकंड क्राइटेरिया। देखते हैं इसको, एक इसका टेबल बना लेते हैं। थर्ड जो चीज है, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? आपको याद रखना है जो टेस्ट रिजल्ट है हर एक सैंपल का, उसकी जब आप क्या करोगे,
उसका जब आप वेरिएशन देखोगे एफ एवरेज का और हर एक टेस्ट सैंपल का 15% से ज्यादा उसमें वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल इज रिजेक्टेड इफ इंडिविजुअल वेरिएशन बिकम्स ग्रेटर देन 15% ऑफ एवरेज। ये लाइन लिखनी है। ठीक है, बारिशें चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस हो नहीं पा रही हैं बिल्कुल। ठीक, तो थर्ड पॉइंट लिख के फिर इसका एक बाद में क्लास अपलोड ना हो। अभी भी बारिश हो रही है क्या? हाँ, यहाँ तो कंटिन्यू बारिश हो रही है। वही सर के साथ थोड़ा डिसाइड कर रहे हैं। टेस्ट रिजल्ट जो है ऑफ द सैंपल ऑफ सैंपल इज रिजेक्टेड if individual variation if individual variation variation become becomes greater than 15 प्लस माइनस 15%, याद रखना है, प्लस माइनस 50। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट के लिए ईसी के लिए 20%, वो अलग चीज है। अभी मैं सिर्फ आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ ऑफ एवरेज। तो अब ये जो मैंने चीजें लिखी हैं एक बार इसको हम कर भी लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, और ये तीनों मतलब क्वेश्चन देखो एक बार ईएससी ने क्या पूछा है। मैं आपको पहले ये थोड़ा समझाने के बाद आपको मैं ये पूरा एक क्वेश्चन जो है कि कब फेल मानेंगे, कब इनवैलिड मानेंगे और कब पास मानेंगे। इनवैलिड, फेल और पास, ये तीन चीजें आपको समझनी है। जैसे मान लो आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले क्या किया आपने, कंक्रीट की बात की। ठीक, हमने कंक्रीट कौन सा लिया, मान लो M30 कंक्रीट की बात की। फिर हमने टेस्ट रिजल्ट की बात की, हमने चार, इसी से बना लेते हैं। ये किसकी बात की हमने, टेस्ट रिजल्ट। चार ओवरलैपिंग लेने थे, चार नॉन ओवरलैपिंग की बात करनी थी। बिल्कुल। तो एक मान लो 29.4 आया, एक आया 34.2। अब ये मैंने रैंडमली वैल्यूज ले ली, 62, 32.7, 38.1, लेकिन रैंडम वैल्यू ली। लेकिन ये वैल्यूज ली तभी है जब आपने टेस्ट एक्चुअल में किया हुआ, लेकिन होनी ये नॉन ओवरलैपिंग चाहिए थी। फिर हमने क्या किया, इनकी एवरेज स्ट्रेंथ निकाली। इसकी एवरेज जब आप निकालोगे ना, एवरेज कैसे निकालेंगे, इन चारों को क्या करोगे आप, इन चारों को प्लस करके चार से डिवाइड कर दोगे, तो वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, इन चारों को देखो, ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, जो एफ एवरेज है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए। एफसीके एफसीके प्लस 0.8 एमएस। हाँ, बिल्कुल। ठीक, ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा। करना इसको सॉल्व, कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली ना ये 34 ही आ जाएगी। ये कितनी आ जाती है, 34। और जो हम एवरेज की बात कर रहे हैं, जो भी आपने बताया, एवरेज जो भी आपने बताया वो कितनी है, एवरेज जो भी निकाली कितनी है, 34.1, 34.65।
फिर इसके बाद क्या करेंगे? ITR कैसे निकालेंगे? ITR कैसे निकालेंगे? ग्रेड कौन सा है? 38। क्या लिखेंगे? FCK -4। FCK कितना है? 30। देखो, ये वाली वैल्यू जो है हमको याद है, ये एवरेज हमने निकाली, ये वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? FCK प्लस 0.825 सिग्मा से ज्यादा होनी चाहिए। इसको जब सॉल्व किया आ रहा है कितना? 34.65। और इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? 34। तो पहला स्टेप तो क्या है? पहला स्टेप वैलिड है, मतलब एवरेज स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। हाँ है, एवरेज स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए इससे। एवरेज स्ट्रेंथ कितनी आ रही है? 34.5 आ रही है। इसको सॉल्व किया कितना है? 34। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है। हाँ, हमने बोला पहला स्टेप, जो पहला क्राइटेरिया है जो कंक्रीट को एक्सेप्ट करने का, वो वैलिड है, वो ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा क्राइटेरिया है, अगर ग्रेड 20 से ज्यादा हुआ, ITR वैल्यू आपकी इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट जो है FCK -4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट देखोगे आप, तो FCK -4 कर लो, तो FCK -4 26 आएगी। तो ITR वैल्यू क्या है? इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट जो है कितना आ रहा है? FCK 30 -4 करेंगे 26। 26 से ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो 29 है ना ये। तो सारी वैल्यू ज्यादा है। इंडिविजुअल जो वैल्यूज है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए? इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट जो है ज्यादा होनी चाहिए किससे? FCK -4 से। तो हमने देखा 26 से सारी वैल्यू ज्यादा है। तो सेकंड स्टेप भी पास। पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप ये था, इन दोनों को हमने कंपैरिजन किया। दूसरा स्टेप ये था, अगर ये पहला स्टेप है तो दो स्टेप क्या हो गए हमारे पास हो गए। अब थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है? कि जो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट की वेरिएशन है वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वेरिएशन कैसे देखेंगे? मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? ये मैक्सिमम वैल्यू के साथ देखेंगे ना वेरिएशन। तो कैसे देखेंगे? देखो, वेरिएशन की बात कर रहे हैं, तो आपने मैक्सिमम वैल्यू ली 38.1 माइनस एवरेज स्ट्रेंथ कितनी है? 34.65 डिवाइडेड बाय 34.65। ये वेरिएशन जो है, ये जो वेरिएशन है, ये आपने मैक्सिमम वाली ली, क्योंकि आपने मैक्सिमम के साथ देखा। ये आपने मैक्सिमम के साथ देखा, तो मैक्सिमम वेरिएशन कितनी आ रही है? याद रखना, मैक्सिमम जो वेरिएशन है इधर आ रही है 9 पॉइंट। आप सॉल्व भी कर सकते हो, 9.95%। 15% से कम है ये। तो 15% से क्या है? ये कम है। तो क्या हो गया? 15% से कम है ना, तो पास हो गए। तो हमने एक और देख लेना है, अगर इसी का दूसरा देखना है तो क्या देखेंगे? 29 सबसे मिनिमम है, तो 29.4 माइनस 34.65 डिवाइडेड बाय 34.65, ये शायद आता है मिनिमम। ये मिनिमम वेरिएशन है। ये कितना है? -14.70, -14.57%। ये दोनों वैल्यूज जो वेरिएशन है, एक बार मैक्सिमम के साथ लिया, एक बार हमने मिनिमम के साथ लिया। एक बार हमने मैक्सिमम, देखो इन तीनों में से, इन चारों वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू ये है ना, ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम के साथ भी वेरिएशन लिया, ये मिनिमम है, मिनिमम के साथ भी वेरिएशन लिया, और हमने देखा दोनों वैल्यूज किसके अंदर आ रही हैं? दोनों वैल्यूज ±15% के अंदर आ रही हैं। और ये जो वैल्यूज थी, ITR जो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट है, पहला रिजल्ट भी ओके निकला। क्यों? क्योंकि जो एफ एवरेज, एवरेज स्ट्रेंथ जो है FCK प्लस 0.825 सिग्मा से ज्यादा आया, ये सिग्मा लिखा हुआ है। पहला रिजल्ट ओके हो गया। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट, हर एक टेस्ट रिजल्ट जो है 26 से ज्यादा है, 26 से ज्यादा है, ये भी ओके हो गया। फिर हमने वेरिएशन देखी, 15% से कम होनी चाहिए थी, वो भी देखा, ओके है। तो हम बोलेंगे हमारा टेस्ट रिजल्ट क्या है? पास है। इसको बोलेंगे टेस्ट रिजल्ट क्या है? पास। लेकिन अगर ये पहला ही फेल हो जाता, अगर एवरेज स्ट्रेंथ, ये जो एवरेज स्ट्रेंथ है, अगर ये 33 निकल के आती है, हमने बोला फेल। याद रखना, तीन स्टेप है ना। अगर पहला रिजल्ट ही आपका क्या हो जाए? फेल, तो इसको बोलेंगे क्या? इसको सीधे फेल बोलते हैं। अगर पहला स्टेप आपका सही है, दूसरा स्टेप भी आपका सही है, लेकिन तीसरा स्टेप जो वेरिएशन 15% से ज्यादा निकल के आ गई, तब इसको फेल नहीं, तब इसको बोलते हैं इनवैलिड। तब क्या बोलते हैं? इनवैलिड। पहला स्टेप पास हो गया, मतलब एवरेज स्ट्रेंथ FCK प्लस 0.825 सिग्मा से ज्यादा आ गई। दूसरा, 26 से सारी वैल्यू ज्यादा है। तीसरा स्टेप जो अभी हमने किया,
जो अभी हमने किया इसको बोलते हैं पास। तो अगर तीनों क्राइटेरिया अगर वैलिड हो तब बोलते हैं पास। अगर पहला क्राइटेरिया और दूसरा क्राइटेरिया पास हो जाए, तीसरा क्राइटेरिया वैलिड ना हो, मतलब, तो उसको बोलेंगे इनवैलिड। अगर पहला स्टेप ही इनवैलिड हो जाए उसको बोलते हैं फेल। तो ये क्वेश्चन आया था, याद रखना, अगर पहले दो क्राइटेरिया अगर एक्सेप्ट हो जाए तो उसको कंक्रीट को फेल नहीं बोलेंगे, उसको इनवैलिड बोलेंगे, उसको इनवैलिड बोलेंगे। ये आपको याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब अगली क्लास में हमने नंबर ऑफ सैंपल निकालने हैं, और उसके बाद यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी करना है, और उसके बाद हमारा जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, मैक्सिमम चीज़ें इसमें हो जाएंगी। तो एक क्लास और लेंगे जिसमें मैक्सिमम आपका खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम WSM स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। WSM को भी कोशिश करेंगे एक एक क्लास, ठीक है, जहाँ जहाँ दो क्लासें लग जाए, LSM को भी दो क्लासें लग जाएंगी, फिर उसके बाद देखेंगे। तो मेन जो कॉन्सेप्ट क्लास है वो, रोज सुबह ही होगी ना 7:30 बजे? हाँ, क्लास रोज सुबह होगी। तो देखो हमने, एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक, आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। आज हमने, देखो, कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमने फाइंड करनी थी, ठीक। जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हम क्यूब्स की हेल्प से करते हैं, ठीक। तो क्यूब्स की हेल्प से भी कर सकते हैं, सिलेंडर की हेल्प से भी कर सकते हैं। क्यूब बनाते हैं कंक्रीट से, उसको सीटीएम मशीन में डाल देते हैं। साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, मैंने आपको बताया। एक सैंपल का मतलब होता है 6 क्यूब। 6 क्यूब में से हम क्या करते हैं, 3 क्यूब्स को हम 7 दिन में टेस्टिंग करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 3 क्यूब्स होते हैं उनको 28 दिन पे स्ट्रेंथ उनकी चेक करते हैं, और 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ चेक करते हैं जनरली उसको हम बोल देते हैं करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फिर हमने दो तीन यहाँ पर ये चीजें पढ़ी कि जो सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कम निकल के आती है क्यूब से, कितनी, 80%। क्यों कम निकल के आती है, क्योंकि सिलेंडर इफेक्ट है, वो सारी चीजें यहाँ हमने पढ़ी। एक सेंट्रल जोन होता है जहाँ पर, याद रखना, 0.268D, जहाँ पर कोई भी लेटरल स्ट्रेसेस इंड्यूस नहीं होते हैं, इसमें सिलेंडर में, लेकिन क्यूब में पूरी हाइट में लेटरल स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं, इसकी वजह से स्ट्रेंथ में वेरिएशन आता है। उसके बाद ये टेबल याद रखना है कि अगर जैसे L/D आपने 2 लिया, उस केस में स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी आई, 80% आई क्यूब की। अगर वैसे ही अगर L/D 1 हो तो स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब और स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर सेम होती है, ठीक है। ये सारा आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 0.8, 0.72, 0.68, है ना, 0.6, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद क्यूब की बात करेंगे, अगर आप क्यूब का साइज कम करोगे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जैसे 150 से 100 पे आओगे, 5% बढ़ जाएगी। 150 से 200 क्यूब को बढ़ाओगे, साइज को बढ़ाओगे, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सारी चीजें याद रखनी है। उसके बाद 7वें दिन पे जब निकालेंगे 67% होती है। तीसरे दिन पे स्ट्रेंथ निकालेंगे 50% होती है। उसके बाद जब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं, तो 28वें दिन हम क्यूब की स्ट्रेंथ को जब चेक करते हैं, उसमें 100 क्यूब्स की बात की हमने, तो हमने ये याद रखना है 95 क्यूब की स्ट्रेंथ जो है M30 की, अगर बात करेंगे तो 30 से ज्यादा होनी चाहिए। 5 ही ऐसे क्यूब होने चाहिए, 5 से कम ऐसे क्यूब्स होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ 30 से कम हो। ऐसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। उसके बाद ये हमने प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हमने समझा कि किस तरीके से हम, वाई एक्सिस पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, क्या यहाँ पर टारगेट मीन स्ट्रेंथ है, किसको हम कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए हमने कौन सी वैल्यू ली है, ये यहाँ पर 3 वैल्यू हमने शो की। एक डॉटेड से की रेड पेन से, एक येलो से की, और एक ग्रीन से की। ये सारी स्ट्रेंथ बता रहे हैं। उसके बाद हमने बोला जितना लीन होगा उतनी अच्छी गुड क्वालिटी होगी, जितना वाइड होगा उतनी बैड क्वालिटी होगी। उसके बाद हमने ये बता दिया कि कितने जो टेस्ट रिजल्ट हैं इतने एरिया में फॉल कर जाते हैं। अगर डेफिनेशन चेंज कर दी जाए, डेफिनेशन में ये बोल दिया जाए कि 50% ऐसे क्यूब्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ जो है कंसर्न, जैसे M30 है, तो अगर वो 50% आपके जो क्यूब रिजल्ट हैं वो पास हो जाएं और 50 जो है वो फेल हो जाएं, तो उस पॉइंट पर जो आपकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ के इक्वल निकल के आती है। ये आपको याद है, क्योंकि वहां पर Z की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद 3 क्राइटेरिया है, तीनों क्राइटेरिया अगर पास हो जाए, वैलिड हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे पास है, मतलब एक्सेप्ट होने चाहिए। अगर पहला ही फेल हो जाता है तो आपने बोलना है फेल। अगर पहले दो पास हो जाते हैं, तीसरा वाला फेल हो जाता है, तब आपने पूरा जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को आपने रिजल्ट लिखना है, आपने बोलना है इनवैलिड, आपने फेल नहीं लिखना है। उसके बाद ये सारी वैल्यूज याद रखना, कहीं पर FCK-4 लिखा होता है, कहाँ पर लिखा होता है, जब ग्रेड M20 से ज्यादा हो, ठीक है। इतनी सी चीज याद रखनी है, और ये मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवा दिया। इतने में आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल करेंगे।